वेलकम टू द मनीष चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे ईयर्स। आई एम गीतिका। तो आज हम ना यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यूनिट 3 तुम्हारा क्या है, एसी और डीसी मशीन्स। पहले तो हम ये सोचते हैं कि मशीन्स क्या होती है। अब ये मत बोलना अप डाउन, ठीक है। मशीन ये ऐसी चीज होती है जो हमारा काम इजी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे मशीन्स तुम्हारी कई प्रकार की थी, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करेंगे, मतलब हम जो पढ़ेंगे वो है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मतलब कि रोटेटिंग तुम्हें अपने आप समझ में आ रहा है कि रोटेटिंग करने वाली मशीन, ठीक है। अब तुम्हारी जो मशीन्स होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है, जैसे मोटर और जनरेटर, ठीक है। मोटर क्या करता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर उसी का उल्टा करता है, ठीक है। ये तो बात तुम्हें याद रहेगी ना कि जो तुम्हारी मोटर कर रही है, जनरेटर बस उसका उल्टा करेगा। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कैसे, एसी डीसी। एसी तुम्हें डीसी पता है, डायरेक्ट करंट वाला, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन के तो पहले टाइप्स देखो, ठीक है। डीसी मशीन के टाइप क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, आर्मेचर, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड मतलब तुम्हें खुद पता चल रहा है, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है अपने आप को चलाने के लिए। समझ में आ गई। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब यही है, उसका वो अपने आप इतना इनफ है कि वो अपने आप चल जाएगा, ठीक है। अपने आप करंट अपने अंदर दौड़ाने लग जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये समझ लो कि बाहर से कोई आएगा और फिर तुम्हें एक्साइट कर देगा। जैसे कि चलो एक तुम्हारे लिए एग्जांपल लेती हूँ। सेल्फ एक्साइटेड का एग्जांपल हुआ कि तुम अपने लिए इनफ हो, तुम्हें कोई और आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप बढ़िया मजे से जिंदगी जी रहे हो। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई आता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब जब वो जाता है, अब तुम उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब तुम उससे एक्साइटेड हो, तो तुम क्या हो गए, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो अब तुम्हें याद रहेगी, मुझे इतना लगता है। अब आओ परमानेंट मैग्नेट मशीन। परमानेंट मैग्नेट मशीन पता क्या होती है, जिसके अंदर ना मतलब परमानेंट एक चीज होती है जो अपने आप ही मतलब करंट दौड़ाने लग जाती है। ये ना तुम याद रखना, क्योंकि ना ये ना तुम्हारे बनाने में बहुत काम आता है। बनाने में एट तुम्हारे कभी कभी 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मुझे याद है पिछले साल एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग शंट वाला, कि लॉन्ग शंट बना दो, ठीक है। फिर तुम्हें एक तो काम करना नहीं होगा, अगर तुम्हें 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया है और तुम्हें पास होना है, तो यार तुम इतना भी बना दोगे ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा दूंगी, तो तब भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और इतना तो तुम्हारे टीचरों ने दिया ही होगा यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। एक कोई भी डीसी मशीन होती है ना, तुम्हारे मैं मशीन ही बता रही हूँ, डीसी मशीन छोड़ो, पहले तुम मशीन देखो। मशीन में ना दो प्रकार होते ही है, मशीन में दो टाइप होते ही है। एक जो घूमता है और जो एक स्टेशनरी रहता है। जिसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वाले को क्या बोलेंगे, स्टेटर, और दूसरे वाले क्या बोलेंगे, रोटेटर, ठीक है। रोटर समझ लो, ठीक है ना। ये तो तुम्हें अब याद रहेगा। कोई ना एक चीज घूमती है और एक चीज स्टेशनरी रहती है, ठीक है। अब तुम्हारी जैसी ये मशीन है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको, मैंने पीडीएफ खोल रखी है। हाँ, देखो पहले तो तुम वर्किंग देखो डीसी जनरेटर की, ठीक है। डीसी जनरेटर की वर्किंग क्या होती है कि एक जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करे, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और फ्लक्स को कट डाउन करेगा, कट वायर कंडक्टर, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। दोबारा मैं तुम्हें अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहले तुम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन में मैंने भी तुम्हें बताया स्टेटर और एक रोटर होगा, ठीक है। अब ना अगर तुम्हें आ जाए एक्सप्लेन करने को, मान लो आ गया, ठीक है, तो तुम पता क्या करना। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन ये ब्रीफ डिस्कस एंड ब्रीफ द ये कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ डीसी मशीन एंड डिस्कस इट ब्रीफ कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स ऑफ डीसी मशीन। 7.5 नंबर का आ रखा है, कितने नंबर का, 7.5 नंबर। मायने रखते हैं 7.5 नंबर, भाई पास हो सकते हो। तुम्हारी सीजीपी इतनी थी ना, 7.5 नंबर आ जाएंगे ना, नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। पहले तो तुम ये बना देना, अरे बड़ा आसान है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है, एक गोला बनाना है, ठीक है। चार, ये देखो ये कौन सी मशीन है, ये 4 पोल मशीन है। कितने पोल मशीन है, 4 पोल्स। 4 पोल्स कैसे है, नॉर्थ साउथ, इन्हें क्या बोलते हैं, पोल्स। तुम्हें दिख रहा है, ये पोल्स है, ये पोल्स, ओके। और जो ये बाहर की कवरिंग है, इसे बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं, योक। ये बात तुम याद रख के जाना, अगर तुम्हें आ जाए इन सब चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
कुछ छोड़ के मत आ जाना। ये पता सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि तुम ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारे जो आए हैं परमानेंट वो जो होते हैं ऑप्शनल वाले, जो क्या बोल रही हूँ क्वेश्चन वन जो होता है ना तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट होता है करने वाला, मान लो वो तुम नहीं कर पाए, ठीक है। अब तुम्हारे नंबर तो भाई नहीं बढ़ रहे जी। अब तुम नीचे आए लास्ट क्वेश्चन तुमने यूनिट 3 का देखा। यूनिट 3 का तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई तुम मशीन को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, 7.5 नंबर का। भाई तुम जहाँ पास नहीं होने वाले थे, पास तो हो जाओगे ना, तो इसलिए बता रही हूँ ये करो। अगर किसी को अपनी सीजीपीए भी आगे बढ़ानी है तो वो भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, एक प्रॉपर डायग्राम बना के प्रॉपर लिख कर, तो तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। आओ, ये तुम्हारी हो गई मशीन। इसके पहले पार्ट्स देखते कैसे होता है। ये होता है बाहर की चीज को बोलते हैं योग। ये दिख रहा है तुम्हें, ये गोला गोला गोला, ये बड़ा सा गोला, इसे बोलते हैं योग, ठीक है। ये तुम्हारी होती है फील्ड वाइंडिंग। पता क्या होती है? जो तुम्हारे पोल्स में ना ऐसे ऐसे तारे चढ़ी हुई होती है, उसे हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है तुम्हारा कॉम्यूटेटर, जो अंदर बना हुआ है, ये कॉम्यूटेटर होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शाफ्ट का तुम्हारा ये रहा तुम्हारा शाफ्ट, ये बीच वाला, ठीक है। ये तुम्हारा पोल शूज होता है, तुम्हारे पोल के जो आगे बड़ा सा हिस्सा होता है उसे पोल शू कहते हैं, ठीक है। इसे हम आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कि तुम्हारा जो स्टेटर होता है, स्टेटर में तुम्हारे अब एक तो पार्ट हो गया हमारा स्टेटर और एक हमारा रोटर, ठीक है। पहले तुम देखो स्टेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टेटर वाली 4 चीजें याद रखना। कौन सी रहेगी? योक। भाई बाहर की स्ट्रक्चर है, वो तो घूम के कहीं नहीं जाएगी ना, वो तो वहीं रहेगी ना। तो ये तो तुम याद रखो कि कोई भी तुम्हारी बाहर की दीवारें है या बाहर का तुम्हारा स्ट्रक्चर है, वो स्टेशनरी रहेगा। अब तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की दीवारें तो स्टेशनरी है, वो थोड़ी चल के चली जाएगी, तो इसलिए योग क्या है? स्टेशनरी। फिर हम आते हैं पोल कोर एंड पोल शूज, मतलब जो हमारे अंदर के पोल्स होते हैं ना, वो भी तुम्हारे स्टेशनरी होते हैं। फिर तुम्हारी फील्ड कॉइल होती है, तुम्हारी जो फील्ड चढ़ी हुई होती है वो भी तुम्हारी स्टेशनरी होती है। और ब्रश एंड बियरिंग से तुम्हारी स्टेशनरी होते हैं। योग को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये देखो, अब तुम्हें ना हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो तुम्हारा 7.5 नंबर क्वेश्चन आता है, पहले तुम इसका डायग्राम बना देना, ठीक है। फिर क्या कर देना, तुम स्टेटर और रोटर बता देना कि स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है। फिर उसके बाद क्या करना, स्टेटर में पॉइंट्स पे आ जाना कि स्टेटर के अंदर क्या होता है, तुम्हारा योग होता है। फिर तुम योग का थोड़ा सा चल नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। स्टेटर क्या होता है तुम्हारा, ये देखो, योग क्या होता है तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि भाई मैं हूँ प्रोटेक्टर कर रहा हूँ, मैं ऐसे गोल सा खड़ा हूँ, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा। बस इस चीज को दो चीजों में लिख दो, 2-4 पॉइंट में। जैसे क्या लिखा है, योग इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेम, पता है। इट ऑल्सो कैन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल्स। ये बात याद रखना, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर प्रोवाइड हो रहा है ना, वो पोल्स के कारण, वो भी किसके पास है? उसके पास, क्या बोलते हैं, योग के पास तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये तो तुमको पता ही है। आगे आओ, पोल एंड पोल कोर। ये तुम्हारा पोल है, ठीक है। पोल क्या करेगा, इसके ऊपर ये बता देना ना कि पोल के ऊपर वाइंडिंग चढ़ी हुई होती है, ठीक है। पोल जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। जब हमने ऊपर बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा तो पोल के कारण वो योग कहते होगा, ठीक है। आगे चलो, पोल शू क्या होता है? पोल शू अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है ना, उसे हम पोल शू बोलते हैं। अब पोल शू का काम क्या है? पोल शू का काम ये है कि जो फ्लक्स है ना उसके अंदर, क्या तुम्हारे पोल के अंदर, उसको स्प्रेड आउट करना। जो तुम्हारी खाली हवा भरी हुई है ना, उसके अंदर स्प्रेड आउट करने का काम किसका है? पोल शू का है, ठीक है। आगे चलो, पोल कोल और फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अभी मैंने तुम्हें बताया, ये ऐसी दिखती है। मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसे मतलब तुम्हारी परत चढ़ी हुई होगी, तो ये होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ फील्ड वाइंडिंग का कि क्या करती है। करंट पास थ्रू फील्ड वाइंडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज द पोल्स व्हिच प्रोड्यूस नेसेसरी फ्लक्स। अब देखो, ये जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है, ये आपने पढ़ा था, फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आएंगे रोटर पार्ट। ये तो तुम्हारा हो गया स्टेटर पार्ट, की तुम्हारे स्टेशनरी पार्ट क्या होता है। अब एक चीज तो घूमने वाली भी होगी ना, तो रोटर पार्ट क्या होता है? घूमने वाली चीज को हम रोटर पार्ट कहते हैं। रोटर पार्ट क्या होता है कि जो तुम्हारा घूमने वाली चीज होती है। पहले तुम्हारा आता है आर्मी, और तुम्हारी जो ये गोल सा ये जगह थी ना बीच में, मैंने अभी ऊपर दिखाया था डायग्राम को, ये देखो, ये जो ये तुम्हारा बीच का गोला है ना, मतलब तुम एक तरह से इसको वो मान लो, क्या बोलते हैं, अरे हाँ, मतलब गोला पार्ट मान लो, ठीक है। बियरिंग जैसे तुम्हारा होता है वैसे एक गोल सा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं तुम्हारा आर्मेचर कोर, ठीक है। आर्मेचर को तुम्हारा ये रहा। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर तुम्हारा बेसिकली पता क्या करता है, इसलिए ना बना हुआ कैसे होता है, तुम्हें इस फोटो से दिख रहा है, देखो
इस फोटो से दिख रहा है कि इसके अंदर बीच में पेरिफेरीज है, मतलब कि छोटी छोटी जगहें हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आर्मेचर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दीस सोर्स, मतलब ये जो ये सोर्स है ना, इसमें आर्मेचर कंडक्टर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसके अंदर लो रिलक्टेंस जो फ्लक्स प्रोड्यूस है फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि जो तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस हो रही है ना, उस पर लो रिलक्टेंस होती है। ठीक है, आगे चलो, आगे तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग तुम्हारी क्या हो गई कि इसके ऊपर मतलब जैसे ना ओवरलैप करती ऐसे वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, और मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, बाहर से सर्किट से कनेक्टेड होते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स और वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए काम आता है। ठीक है, तुम्हारे जो ये होता है ना, ये तुम्हारा क्या बोल रही हूँ आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। अब तुम्हें अपने आप समझ आ रहा है लैप और वेव का मतलब क्या हुआ है। अब इधर देखो, मैं तुम्हारा लिख रखा। ठीक है, जो तुम्हारी लैप वाइंडिंग होगी ना, वो तुम्हारा जो तुम्हारी वाइंडिंग है और जो तुम्हारा पोल है, वो क्या होगी, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हें ना फोटो दिखाती हूँ, जो तो ये तुम्हारा आर्मेचर था, ये तुम्हारा पूरा आर्मेचर था, और ये तो आगे तुम्हारा लगा हुआ है कम्यूटेटर है। ठीक है, लैप वाइंडिंग क्या होगी तुम्हारी, ये जो तुम्हारे पोल्स है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये भी तुम्हारा पोल है, इसके पीछे ये देखो ये भी पोल है, ये भी पोल है, तो ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप करने से क्या होगा, मतलब कि एक तो फिर क्या होगा, जितने तुम्हारी ये पैरेलल पाथ्स है ना, वही तुम्हारे नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे। तो ये तुम्हें आगे भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जब तुम्हें न्यूमेरिकल करना होगा ना, तो तुम क्या कर लोगे, a इज इक्वल टू पी रख के तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, वही ये बात याद रखना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी लैप और वेव वाला। ठीक है, पहले मैं शुरू से समझा के चल रही हूँ। फिर तुम्हारे आते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग क्या होती है, तुम्हारे वेव्स की तरह चलती है, पहले नॉर्थ फिर साउथ, नॉर्थ फिर साउथ, नॉर्थ फिर साउथ। ये तो तुम्हारा इजी हो गया कि भाई पहले एक पोल फिर दूसरा पोल, एक दूसरा पोल चौथा पोल। ठीक है, अब ये इससे बात तुम्हें समझ आ रही है कि ये दोनों पोल्स और उसकी तरह सेम नहीं होंगे। अब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्या है कि साथ में तुम्हारे जो बीच के फील्ड जगह बच रही थी, यहाँ पे तुमने देखा था ना कम्यूटेटर में पैरेलल पाथ्स होते हैं, उसकी जगह भी लेगा। तो अब तुम्हारा क्या होगा कि दो जगह ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं तुम्हारा कम्यूटेटर पे। तुम्हारा कम्यूटेटर क्या करता है, ये कम्यूटेटर ना तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी मशीन ही तो पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं, उसको ना करंट आ रहा है जो भी तुम्हारा, वो यूनिडायरेक्शनल कर देता है, कि जो भी तुम्हारा करंट आ रहा है उसको एक ही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, ये कंडक्टर से करंट लेता है और कहा ब्रश के अंदर जाके लोड कर देता है। ठीक है, अब तुम्हारे यूनिडायरेक्शनल, तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क भी देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ब्रशेस की बात करते हैं। ब्रशेस तुम्हें पता है क्या करती है, कम्यूटेटर से करेगी और एक्सटर्नल लोड में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी जनरेटर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक के मतलब उसमें इंड्यूस कर देगा ईएमएफ की तरह। ठीक है, ये किस पे काम जाएगा, तुम्हारा फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल ये देखो तुम्हें दिख रहा है, फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल दिया ना, ये इसका देखो क्या लिखा हुआ है कि थंब क्या करेगा, तुम्हारा फोर्स इंडिकेट करेगा। ठीक है, फोर्स और मोशन। ठीक है, फोर फिंगर तुम्हारी क्या इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या यूज करेगी, करंट। तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, जैसे कि तुमने क्या कर दिया, ये मेरी तरफ है, तो ये क्या मैं ऐसे क्या समझोगे, मोशन। ठीक है, याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू एम में भी पढ़ा था, माँ पढ़ा था तुमने। ठीक है, उससे ही कर लो यार, एफ इज इक्वल टू एम में करके मैं करके। ठीक है, और ये कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और ये क्या होगा तुम्हारा करंट। ठीक है, या ये तो हम याद भी करते थे एफ एम आई करके, एफ एम आई करके यहाँ पे लिख लेते थे, यहाँ पे लिख लेते थे, तो तुम थप्पे वो लिख लेना। ठीक है, अब ये तुम्हारा पता है तुम उसमें भी करते थे, नाइन्थ में करते थे, हाँ शायद नाइन्थ में करते थे। ये तुम्हारा ये होता थे, पोल्स होते थे, फिर इसको रोटेट करते थे, फिर ब्रशेस तुम्हारी आगे लगी हुई होती थी, उसको करते थे। ठीक है ना, उसी की तरह है। ये तो तुम अगर छोटा सा भी एक्सप्लेन कर दोगे चलेगा भाई, 7.5 नंबर के पेपर क्वेश्चन में तुम इतना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे, बढ़िया लगेगा। आगे चलते तुम्हारी ईएमएफ इक्वेशन पे। अब जो मैं तुम्हें बोल रही थी, ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू 2 वाला लैप और वेव वाला, अब वो काम आएगा। ठीक है, उससे पहले रुको, मेरे को लग रहा है इसको तो वो सब पढ़ा दो अच्छी तरह। हाँ, इसके साथ में तुम्हें ईएमएफ भी पढ़ा देती है, फैराडेज लॉ। देखो ये तुमने पहले तुम्हें ये पढ़ा है ना, तो फैराडे लॉ भी पढ़ लो। ठीक है, फैराडे लॉ भी मैंने इधर समझा रहा है। आओ आओ आओ, आओ।
ये तुम्हारा फॉर्मूले से पहले फेरेडेज लॉ करते हैं। फेरेडेज लॉ क्या करते हैं? फेरेडेज लॉ ना, तो फेरेडेज लॉ तो बहुत रख दो भाई, समझ में नहीं आ रहा, समझो फेरेडेज लॉ क्या करते हैं। फेरेडेज लॉ ना बताता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बस रिलेशन बताता है। ओके, अब तुमने ये पढ़ा था कि एक कॉइल पर चढ़ी हुई होती है जिसके ऊपर तुम्हारी वाइंडिंग हुई रखी होती है, फिर तुम उस कॉपर की वाइंडिंग होती है जिसकी वाइंडिंग होती है, उसके अंदर से तुम पोल पास करते हो बार बार, ये 10th में हमने करा था, ठीक है। फिर तुम्हारे इक्वेशन आती है कि इसमें क्या केसेस आएंगे, जब वो अंदर है, जब वो बाहर है, जब हमने तेज करा, या फिर हमने उल्टे पोल लगा के करा, तो ये हमने 11th 12th में करा था, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा ना ये आर्मेचर कंडक्टर से कैसे लिंक्ड है। जो तुम्हारा फेरेडे होगा, फेरेडे से क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ कहाँ काम आ रहा है तुम्हारा, अभी हमने पढ़ा आर्मेचर कंडक्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स। रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फ्लक्स कट हो जाए, मतलब जहाँ पे फ्लक्स आ जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा d∅dt, ठीक है। अब तुम्हारे क्या आया यहाँ पे ना, ये नंबर ऑफ मान लो, ये मैं तुम्हें देखो rate of cutting flux. Now EMF gets induced in the conductor into Faraday's law. ये बढ़ा दी तुमको। Hence average value of EMF induced in armature conductor is E. ठीक है। Now consider every revolution. In one revolution, conductor will cut total flux reduced by 5 to T. ठीक है। और while time required completing one revolution is 60 by n. ठीक है, हमें पता है कि एक revolution करने पे 60 by n लगेगा, तो तुम्हारी E आ गया 5Pn by 60। अब देखो टोटल कितने कंडक्टर्स है, मान लो Z कंडक्टर्स है, ठीक है, इसको याद कर लो कि Z कंडक्टर्स है और पैरेलल पांच हमारे क्या है A। इसको ना ऐसे ही रखते हैं कि Z और A, कंडक्टर को रखते हैं Z से और पैरेलल पांच को रखते हैं A से, याद रखोगे, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है कि Z बाय A है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। इससे तुम्हारी EMF की इक्वेशन क्या आ गई, डीसी जनरेटर की E इज इक्वल टू 5P_N_Z by 60A, ये रही तुम्हारी इक्वेशन, E इज इक्वल टू 5P_N_Z by 60/A, ठीक है, ये तुम्हारी EMF इक्वेशन। अब मैंने तुम्हें बताया था लैप में क्या होता है, तुम्हारी जो ओवरलैप कर रही होती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा पैरेलल पार्ट्स और पोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो A इज इक्वल टू P हो जाएगा। अब तुम्हारे यहाँ पे तुमने A इज इक्वल टू P रख दिया, P से P कट गया, तुम्हारा T आ गया 5NZ by 60, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरी चीज आ गई कि जब तुम्हारा वो है वेव टाइप है, वेव टाइप में मैंने क्या बताया था, 2 टाइप्स हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे कि एक की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये मतलब थोड़ा वो है, इसमें ये भी तुम्हारे आता है कि ये बनाओ वो बनाओ, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 7.5 नंबर में आ जाएगा, इसको ढंग से समझ लेना। ये पीडीएफ में क्या दूंगी मनीष को डाल भी देगा, ठीक है। तो ना मतलब तुम्हें इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर भी करते हैं, तो ना डीसी जनरेटर भी 2 टाइप्स होती है, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होती है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, ओके। अब देखो तुम्हारा डीसी जनरेटर ना ये देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, 2 अलग-अलग है, ठीक है। जो मैंने बोला इंडिपेंडेंट होगी, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट होगी, तुम्हारे डीसी और ये, ठीक है। अब देखो ये तुम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, जिसके अंदर अलग-अलग चीजें एनर्जाइज्ड हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय द मशीन इटसेल्फ, मतलब कि मशीन ही अपने आप ही इंड्यूस करेगी, तो वो क्या है सेल्फ एक्साइटेड, मतलब कि तुम अपने आप सेल्फ हो कि भाई तुम अपने में खुश रह सकते हो। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब हो गया कि तुम 2 दोस्त हो, अलग अलग हो, तब भी तुम अकेले भी खुश हो, साथ साथ भी खुश हो, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब यही होगा कि दोनों अलग अलग हो, दोनों को अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे उसके पापा अलग है, तुम्हारे पापा अलग है, तुम दोनों को सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम दोनों की कॉलेज की फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसके डायग्राम दिखा देती हूँ, ये ना तुम्हारा सेपरेटली एक्साइटेड का क्या करना है भाई, आसान है, ज्यादा मत रोना कि भाई ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्या बनाना है, ऐसे गोला सा बनाना है, EG/RG निकालना है, ठीक है, ID लिखना है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 अलग अलग चीजें हैं कि तुम्हारा IL अलग फ्लो करेगा और यहाँ पे IF अलग फ्लो करेगा, ठीक है।
यही दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या मतलब यही चीज है इसके अंदर। आर्मेचर करंट क्या हो गया, IA इज इक्वल टू IL। ये तुम्हारा आर्मेचर, ये आर्मेचर है तुम्हारा, इसका करंट क्या होगा, यही जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वही तो करंट होगा ना, जो लोड में करंट है वही तुम्हारा आर्मेचर में होगा। फिर तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, क्या तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वाली क्या होगी, V इज इक्वल टू EG माइनस IAR। हो नहीं जाएगी, वोल्टेज नहीं निकाल सकते तुम, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पावर तुम्हारी EGIA, ठीक है, और पावर डिलीवर मतलब तुम इक्वेशन निकाल ही लोगे यार, ठीक है। आगे चलते हैं सेल्फ एक्साइटेड वाली में। सेल्फ एक्साइटेड वाली में क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में भी ना पार्ट्स होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड मतलब समझ में आ गया कि अपने आप ही एक्साइट हो रहे हो तुम, अपने आप ही करंट तुम्हारे अंदर है, ठीक है। मतलब तुम अपने आप ही सेल्फ इनिशिएटिव हो कि तुम अपने आप को खुश रख सकते हो, ओके। से जो तुम्हारा सेल्फ एक्साइटेड है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर। जो तुम्हारा सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर में तुम्हारे ये जो है ना, तुम्हारा जो करंट है और लोड है तुम्हारा, जो तुम्हारा आर मतलब रेजिस्टेंस है, ये सारे क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। देखो और ये लिखा, इन अ सीरीज मोड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। जो तुम्हारा आर्मेचर है उसके साथ क्या है, सीरीज में, ठीक है। अब तुम्हारा इसके भी तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे तुम्हारी IA क्या होगा, आर्मेचर की करंट क्या होगा, वही होगा जो लोड की होगी, वही होगा जो सीरीज की होगी, सेम ही चीज होगी तुम्हारी करंट, तो तुम्हारा आई बोल सकते हो, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगी तुम्हारी, तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज क्या ऊपर पड़ता है, EG माइनस I। आर कौन कौन से तुम्हारे, RA प्लस RSC, RA प्लस RSC तुम्हारा निकल गया। अब देखो शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। अब जो तुम्हारे शंट रेजिस्टेंस होता है ना, शंट के अंदर क्या होता है, 2 जगह वो डिवाइड हो जाती है तुम्हारा करंट। आर्मेचर करंट तुम्हारा किस में डिवाइड हो गया, 2 में। एक होगा तुम्हारा लोड करंट में और एक क्या होगा तुम्हारा शंट करंट में, ठीक है। ये बात याद रखना, सीरीज में क्या था, इकट्ठे चल रहा था, उसमें क्या होगा, शंट में क्या होगा तुम्हारा 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तुम्हारे शंट रेजिस्टेंस चलते हैं। शंट रेजिस्टेंस ये ना, ये तुम्हारी डायग्राम बनी हुई है, ये रहा देखो, EG IA RA यहाँ से जा रहा है, IA है 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा ISH, एक हो जाएगा IL, ठीक है। ये लोड हो गया। अब देखो तुम्हारी शंट फील्ड करंट क्या हो जाएगी, V by RSH, ठीक है। I इक्वल टू V by R होता है, तो तुमको पता है ना, तो क्या हो जाएगा V by RSH। फिर तुम्हारे आर्मेचर करंट निकाल लेना होगा। कंपाउंड जनरेटर होता है, जो तुम्हारे कंपाउंड वाउंड जनरेटर होता है, ये भी तुम्हारे 2 सेट्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑन ईच पोल, वन इज सीरीज एंड अदर वन इज पैरेलल। अब क्या हो गया, ये तुम्हें ये समझ लो ना कि जो तुम्हारा सीरीज और शंट था ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारा कंपाउंड वाउंड जनरेटर है, जिसमें क्या है कि एक जगह तुम्हारा क्या होएगा, तुम्हारा एक जगह मतलब कि तुम्हारा ये लगा सीरीज में होगा और एक जगह क्या होगा तुम्हारा शंट में लगा होगा। इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है। शॉर्ट शंट तुम्हारा ऐसा दिखता है, देखो शॉर्ट शंट ऐसा दिखता है। शॉर्ट शंट में पता क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट, हाँ ठीक है, यही शॉर्ट शंट वाले क्या होता है, तुम्हारा जो RSC होता है ना, ये तुम्हारा ऐसे यहाँ पे लगा होता है, ये रहा, इन विच ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब तुम्हारा क्या है, ये शंट वाला है, यही सिर्फ पैरेलल में, बाकी सारा सीरीज में। लॉन्ग शंट में क्या होगा, तुम्हारा क्या है, इन विच शंट फील्ड एंड द बहुत सारी चीजें क्या है पैरेलल में लगी होगी। लॉन्ग शंट की तुम इक्वेशन लिख सकते हो, शॉर्ट शंट की। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को एक्सप्लेन करना, तो क्या करना, ज्यादा कुछ मत करना, इसको डायग्राम बना देना और थोड़ा थोड़ा छोटा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आगे आओ, डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मोटर वर्क किस प्रिंसिपल करती है, वो अभी मैंने तुम्हें बताया था, मैकेनिकल, ये रहा तुम्हारा द डायरेक्शन, ये रहा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर कैन बी डन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी जनरेटर में हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल, अब किसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। इसमें ये चीज ये देखो, ये तो तुम्हारी ऑलमोस्ट सेम होती है, हाँ ये फॉर्मूला वैसे यूज तो नहीं आता, पर चलो देख लेना तुम लोग। हाँ ये देखो, इसमें भी वही चीज होती है। तुम्हारी डीसी मोटर की भी सेम टाइप्स होते हैं, शंट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड वाउंड में भी 2 चीज, शंट वाउंड और शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है। अब जैसे देखो भाई शंट डीसी मोटर है, देखो मोटर और जनरेटर में सिर्फ यही फर्क है, ये तुम्हारा मतलब सेम ही तरीके से है। ये देखो
यहाँ पे क्या है, ये आई भी है और ये वी है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा डीसी मोटर का। देखो सीरीज डीसी मोटर में क्या हो गया, यहाँ पे IGRA नहीं लगेगा, ठीक है, EG नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा आर्मेचर वाला नहीं है ना, इसलिए। इसमें क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, मतलब आर्मेचर तो है ही बट तुम्हारा EG नहीं लगता है, इसके अंदर बस यही फर्क होता है, ठीक है। ये तुम्हारा RA इससे सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, तुम्हारा सीरीज कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वेव का P = 2, लैप का A = P हो जाता है, और इसमें तुम कर सकते हो। अब देखो कंपाउंड डीसी मोटर को, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। इसमें तुम्हें अच्छे से ये दिख जाएगा। लॉन्ग शंट में क्या होगा, तुम्हारा RSC क्या होगा, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। शॉर्ट शंट में क्या है, ये रहा, ये देखो, ये तुम्हारा RSH ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। When the shunt field winding is directly connected across the armature current, it is called the short shunt। मतलब कि क्या है, जब तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये देखो, डायरेक्टली कनेक्टेड तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट। When the shunt winding is not connected, that it shunt the series combination of armature, it is called long shunt। लॉन्ग शंट का क्या होगा, ये देखो, अभी तुम ये देख लो ना, फंक्शन ये तुम्हारा छोटा बना हुआ है शॉर्ट शंट, ये रहा छोटा सा, ये दिख रहा है, देखो ये रहा, मेरा एरो दिख रहा होगा, ये होगा छोटा शंट, और ये क्या होगा, लॉन्ग शंट, मतलब बड़ा सा शंट है, तो क्या होगा, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ओके, तो मैं आगे तुमको आगे चलो, एप्लीकेशंस वाले में ये पढ़ लेना, ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, ये मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगी 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग वाला। हाँ, पहले हम वो पढ़ते हैं, ये कर लेना, क्योंकि ये ना कभी कभी आ जाते 3 पॉइंटर स्टेटर वाला, कि द हैंडल इज इन ऑफ पोजीशन शंट, ये तो ठीक है, ये रहा ऑपरेशन ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या करोगे, द हैंडल इज इन ऑफ पोजीशन, ये ना छोटा सा बनाया ना, अगर आ जाए क्वेश्चन तो, ये 3 पॉइंट स्टार्टर बनाया ना छोटा सा, कि ये इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ऑफ पे होता है, फिर मतलब कि जैसे ही तुम इसको ऑन करते हो, ये तुम्हारा ये देखो, ये रिलीज करते हो तो तुम्हारा ये मेन स्विच ऑन हुआ, ये फील्ड शंट फील्ड से तुम्हारा करंट फ्लो करता है, और मतलब कि ये ना तुम्हारा स्प्रिंग तुम्हारा हिलना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट आयरन की पर है, तो फिर ये तुम्हारा ये मतलब चलना शुरू हो जाता है, तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, और जैसे मैंने बताया यही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बस यही है तुम्हारा इसके अंदर, तो ये तो नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हारा चलते हैं हम इसमें AC मशीन पे। DC मशीन तुम्हारी खत्म हो गई, यही है इस चीज के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें पढ़ा दिया सारा। अब AC मशीन करते हैं, ठीक है। AC मशीन क्या करती है, लार्ज एडवांटेजेस ओवर DC मशीन, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। बेसिक जनरेशन इलेक्ट्रिक इज AC मशीन, ठीक है। आगे चलो AC मशीन के 2 टाइप्स होते हैं, जनरेटर मोटर, अभी हमने पढ़ा था। मोटर में अब तुम्हारी जनरेटर हम पढ़ चुके पूरी की पूरी, ठीक है। मोटर पढ़ रहे हैं हम, मोटर में क्या है, सिंक्रोनाइज 3 फेज इंडक्शन मोटर, कंट्रीब्यूटर मोटर, ये सारी हम पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आर मोस्टली कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड मशीन्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। इसको क्या करना, थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन कर देना। ये रहा तुम्हारा 3 फेज, इसके अंदर ना तुम्हारा वो होता है, क्या नाम कहते हैं, स्टार और डेल्टा वाला आता है। मैं बढ़ाती हूँ, देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, सिंपल डिजाइन होता है। क्यों यूज करती है, मेनली यूज होती है कि सिंपल डिजाइन होगा, लो कॉस्ट होगा, इसलिए भाई अच्छी है, ठीक है। और स्पीड क्या है, हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। रन एसेंशियल एज कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तुम्हारा स्टेटर का होगा 3 फेज वाइंडिंग इन स्टार और डेल्टा पोजीशन। मैं तुम्हें स्टार और डेल्टा दिखाती हूँ, स्टार और डेल्टा कैसे दिखता है। पीछे की वॉइस को इग्नोर करना, आई एम सॉरी, बट ठीक है भाई, ये देखो स्टार और डेल्टा स्ट्रक्चर, ये देखो स्टार की तरह तुमको दिख रहा है, ये रहा, और ये क्या डेल्टा की तरह, ठीक है। तो ये क्या कहता है, स्टेटर, और ये क्या तुम्हारा रोटेटर, ठीक है, रोटर। नीड ऑफ स्टार्टर, ये देखो मैंने सब मेंशन कर रखा है इसके अंदर। देखो स्टेटर में क्या होगा, तुम्हारा 3 फेज वाइंडिंग इन स्टार और डेल्टा, जो तुम्हारे ऐसे से कनेक्टेड है, ये क्या होगा तुम्हारे स्टेटर में, स्टेशनरी पार्ट है। रोटर में तुम्हारे क्या आ जाएंगे कि तुम्हारे घूमने वाली चीजें, स्क्विरल केज रोटर, स्लिप रिंग और फेज वाउंड रोटर, ठीक है।
स्क्वायर केज तुम्हारे नाम से पता लग रहा है कि भाई केज की तरह है, उसके अंदर है। ठीक है, स्लिप रिंग और फेस बाउंड रोटर। ठीक है, स्लिप रिंग की तरह रोटर वाइंडिंग्स और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, स्लिप तुम्हारे ना स्लिप रिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारा स्लिप होता क्या, कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ रोटर एंड स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रोटर और स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस को क्या बोलते हैं तुम्हारा स्लिप। अब इसका इट इज परसेंट होता है कि भाई कितना परसेंट स्लिप है। तो तुम कैसे करोगे कि मैग्नेटिक का स्लिप माइनस मैग्नेटिक फील्ड माइनस तुम्हारे वो रोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इनटू 100 कर दोगे। ठीक है, ये देखो इसका डायग्राम ऐसा दिख रहा है, 3 फेज एसी। ये देखो 3 फेज एसी का मतलब पता क्या हुआ, ये देखो 3 फेज है, 3 जगह से तुम्हारा करंट जा रहा है, ये समझ लो। ये तुम्हारा क्या होगा, स्क्विरल केज हो गया। ये तुम्हारा बीच वाला हमेशा शाफ्ट होएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारा चीजें, ये देखो ये आर्मेचर गैप हो गया। ठीक है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई। आगे चले तो इसका ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉज। ठीक है, 3 फेज एसी सप्लाई विल बी गिवन। अब ये देखो इसका ऑपरेशन पूरा बता दो कि 3 फेज विल बी गिवन टू स्टेटर, सो करंट विल फ्लो थ्रू स्टेटर कंडक्टर। मतलब कि पूरा एक्सप्लेन कर देना कि जैसे ही तुम्हारा करंट आएगा एसी सप्लाई से, फिर वो तुम्हारा किस में जाएगा, उसमें स्टेटर में, जैसे तुम्हारा आया स्टेटर को जाएगा, फिर क्या होगा, करंट फ्लो होगा तुम्हारा स्टेटर से कंडक्टर में। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा फ्लक्स रोटेटिंग बनेगा, उससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड को क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, तुम्हारा रोटेटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, नाउ स्टेटर फ्लक्स विल लिंक विद स्टार्टर करंट, ड्यू टू दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पूरा बता दिया। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर देना। ठीक है, टू फॉलो लेंज लॉ, रोटर ईएमएफ विल ट्राई टू कैच स्टार्टर ईएमएफ and due to this electromagnetic torque will be produced। मतलब कि लेंज लॉ पता कैसे फॉलो कर रहा है कि जो हमारा रोटर है ना, वो स्टेटर के पास मतलब की कोशिश करेगा, उस मैच करने में क्या होगा, टॉर्क की जनरेट होगी तुम्हारी, तो तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू दिस रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग। देखो दोनों को पास ला रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के सेम रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पढ़ना वो क्या नाम कहते हैं, घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे चलो, और इससे क्या होगा, तुम्हारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ओके, अब तुम्हें खुद देखो ना कि एक चीज तुम स्टेटर और रोटेटर को सेम करने की कोशिश कर रहे हो, सेम से करने की कोशिश कर रहे हो, तो ओवरऑल स्पीड तो थोड़ी, स्टेटर बहुत तेज चल रहा था, रोटर तुम्हारा कम चल रहा था, तो तुमको रोटर भी भाई उसी स्पीड पे चल, नहीं भाई नहीं चल सकता। ठीक है, तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पीड लो होगी। ठीक है, अब ये देखो राइट हैंड थंब रूल तुम्हें आता है, ये वाला राइट हैंड थंब रूल पता है ना, यहाँ पे करंट जाता है, ये ऐसे तुम्हारी फील्ड्स होती है, ये तो तुमको पता ही होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग बैलेंस 3 फेज दैट इज मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, फेड इन बैलेंस 3 फेज सोर्स। ठीक है, आ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड रोटेटिंग विद अ स्पीड। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइज क्या होगा, 1/20 FE/P RPM। एफई क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये चीज बना के आ जाओगे ना 3 फेज एसी में, कि तुम्हारा एक तुमने स्टेटर बना दिया, उससे 3 फेज बनते हुए आ गए, ये तुम्हारे 3 फेज एसी, तो अभी तुम्हें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये हटाओ, ये हटाओ, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बता देगा कि भाई ये जैसे ही तुम्हारा दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स रोटर वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड वोल्टेज इन रोटर वाइंडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा रोटर जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार में होता है, जैसे कि तुम्हारा स्क्विरल केज और स्लिप वा। ठीक है, नाम अपने आप बोल रहे हैं स्क्विरल केज, ये ना तुम्हें अगर नाम ही आए ना समझ, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कि कुछ तो बना के आ ही जाओगे यार, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम डायग्राम में बना के आओगे तो घद मार के तुम्हें 2-3 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, और अगर उसमें हुआ क्या नाम कहते हैं, ऑप्शनल में हुआ तो छोड़ देना, जनरेटर कराना, बस ये नहीं आ रहा तो कुछ भी कराना, मतलब कि हो जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो स्क्विरल केज और स्लिप वाउंड करते हैं। स्क्विरल केज क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसकी तरह होता है, दिख रहा है, सिलेंड्रिकल रोड होती है, इसके अंदर क्या है, ये ऐसे ऐसे लाइनें बन रही, देखो देखो। केज, स्क्विरल केज समझ में आ गया कि केज की तरह बन रखा है स्क्विरल, फिर केज। ठीक है, ऐसे दिखता है, ये जो आगे डंडे निकल रहे हैं इसे बोलते हैं हम शाफ्ट,
ये होती है तुम्हारी एंड रिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल रोड, ये देखो ये जो लगी है ये बिना बिना शेड वाली क्या है तुम्हारी सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है। ये क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा शाफ्ट हो, आगे चलो सिलेंड्रिकल टर्मिनेट कंडक्टिंग बार, ठीक है। आगे चलो, अब एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, वेट इज लेस, मैंने तुमको यही बोलता है, ये दो चीज तो याद रख ही लेना कि अगर कुछ भी आए ना तुम्हें याद नहीं आ रहा एडवांटेज, एडवांटेज में क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, वेट लेस है, कॉस्ट कम है, बस, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस, कि मतलब जब एकदम से चालू होता है ना तब तुम्हारी टॉर्क बहुत कम होती है, ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, करंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, और तुम्हारी स्पीड भी है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम एक बार में। तो इसको तुम जैसे देखो ये पॉइंटर्स में लिखा हुआ है ना, तो अपने पेपर के अंदर सुंदर सुंदर सा लिखा रहा, ठीक है। अब तुम्हारे मैं बता रही हूँ स्लिप रिंग रोटेटर, ठीक है। स्लिप रिंग रोटेटर क्या होता है, ये भी उसी की तरह बना होता है, बस इसके अंदर क्या होती है, कॉपर की वाइंडिंग जली हुई होती है, देखो दिख रहा है ना, ये सिलेंडर की तरह है, आगे ये भी शाफ्ट है, ठीक है। ये होलो सिलेंड्रिकल स्लॉटेड कोर होती है, जैसे तुम्हारे केजेस बने हुए थे या होलो सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। और ये क्या आएगी तुम्हारी, ये कॉपर की वाइंडिंग्स लगी हुई होगी बीच के अंदर। अब हम क्या कर रहे थे, स्लिप रिंग पढ़ रहे थे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो, ठीक है। उसका उल्टा ही होगा कि उसके था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट और होएगा, ठीक है। इसका एडवांटेज यही होगा उससे बेहतर, ठीक है, कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट होगा वो लेस होएगा, स्पीड तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मोर रोटेटिंग कॉन्टेक्ट है, ठीक है इसके अंदर। डीमेरिट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, तुम्हें खुद पता चलता है, कॉपर वायर डल गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस हाई है, कॉस्ट हाई है। ये देखो इन दोनों का मैंने बीच में डिफरेंस कंस्ट्रक्शन सिंपल, ये तो तुम कर ही सकते हो, मतलब पढ़ लेना, वही चीज है जो मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाई है, बस इसको क्या है, मैंने इसको साथ में इकट्ठे रख दिया इसलिए। आगे चलो, ये स्लिप अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ns माइनस एन बाई एन एस, ये मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ये भी कर लेना। ये क्या आएगा, SF होता है। नीड ऑफ स्टार्ट, अब देखो नीड ऑफ स्टार्टर की नीड क्या है, नीड ऑफ स्टार्टर की क्या है कि जो 3 फेज तुम्हारा होता है, when you provide 3-phase AC circuit directly to the stator and the value of starting current is 1.5 times the greater than the rotated current, this starting current may be damage the motor। मतलब कि क्या है, देखो समझ में आ रहा है तुमको कि इसकी जरूरत क्या है स्टार्टर की। अगर मान लो मैंने तुमको करंट दिया, ठीक है, तुम्हारे स्टेटर को, ठीक है, और वो बहुत हाई है, अंदर का तो करंट थोड़ा कम था, भाई वो तो जल जाएंगे, दोनों टूट जाएंगे, इसलिए हमें क्या उसकी जरूरत है, स्टार्टर की जरूरत है, ठीक है। अब तुम्हारे स्टार्टर भी होते हैं ना, वो भी 4 टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है तुम्हारा स्टार्टर निकल गया स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टर, एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और डायरेक्ट इनलाइन स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होगा, ये तुम्हारा स्टार है, ये तुम्हारा डेल्टा है, तो ये तुम्हारा स्टार डेल्टा होगा। स्टेटर वोल्टेज करंट स्टार्टर क्या होगा तुम्हारा, ये मतलब वोल्टेज भी तुम्हारी वोल्टेज की बनोगी, रेजिस्टेंस की बनोगी स्टार्टर के साथ, ठीक है। ये क्या करेगा, डिक्रीज स्टार्टर वोल्टेज बाय एडिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि तुम्हारा रेजिस्टेंस ऐड करके तुम्हारा वो कंपोनेंट कर रहा है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होगा, बीच के अंदर ऑटो ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट लाइन स्टार्टर DOL हो गया, मतलब कि डायरेक्ट जल जाएगा। एप्लीकेशन पे आ जाओ, कोई ये तो आसान है, कर लो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन द सिंगल फेज सप्लाई, मतलब कि क्या है, अभी तुम क्या कर रहे थे, 3 फेज AC सप्लाई कर रहे थे, 3 से आ रही थी तुम्हारे AC सप्लाई, इसमें क्या होगा, सिंगल होगा। तुम्हारी रोटर क्या होगी, स्क्विरल के टाइप यूज होगी, और स्टार्टर क्या होगी, 2 टाइप की होगी, जैसे कि मेन वाइंडिंग और क्या होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इस दोनों, ठीक है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तुम्हारा बना हुआ है, जैसे ये देखो ये तुम्हारी वाइंडिंग्स है, ये तुम्हारा 1 AC मतलब क्या है, एक करंट आ रहा है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, 3 फेज AC क्या आ रहा था, 3 करंट आ रहे थे, समझ में आ गई, वही चीज है बस। अब इसके प्रिंसिपल, इसका ना प्रिंसिपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉज ऑफ प्रिंसिपल एंड देन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड, लेंज लॉ जनरेट द रिलेशन, ऐसे करके कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, आसान है। देखो ये तुम्हारे प्रिंसिपल का वर्किंग ऑपरेशन कर दोगे। हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। अगर मान लो आगे तुम्हारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी मान लो 2-3 नंबर में आ गया अपने आप को तेज बनने के लिए, तो ये एक्सप्लेन कर देना, ठीक
ठीक है, तो क्या पढ़ सकते हो, फ्लक्स लिंकिंग विद रोटर कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस टॉर्क ड्यू टू फैराडेज लॉ। देखो मैंने भी बोला फैराडे लॉ लगाओ, ये सब चीजें लगाओ। व्हेन द पोर्शन ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द रोटर कंडक्टर इट प्रोड्यूस फॉरवर्ड टॉर्क in one direction and negative portion of flux produce torque in opposite direction as backward torque. Continuous forward and backward torque acting in opposite direction in very small duration of time. Hence, due to movement of inertia, rotor will not rotate in any direction. मतलब क्या है कि तुम्हारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा रोटर क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, so starting method used by applying external force in any direction by which produce is starting, मतलब कि तुम्हारा कुछ भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाय यूज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये तुम्हारा स्टार्टिंग के लिए मेथड्स है। तुम स्टार्ट कैसे करोगे कि पहले एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, दूसरा क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दो, कि ये 2 वाइंडिंग्स लगा दी जो क्या 2 फेज फ्लक्स प्रोवाइड करेगी, तो उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे ऐसे तुम अपनी मोटर को स्टार्ट कर सकते हो। देखो पहले क्वेश्चन देखो, इन 8 पोल लैप कनेक्टेड armature has 40 slots with 12 conduction per slot, generate a voltage of 500 volt, determine the speed of at which it is running if the flux principal is 50 V। ठीक है, अब ये देखो पोल कितने, पी क्या है तुम्हारा 8, ठीक है, जेड क्या है नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ। अगर तुम्हें जेड ना गिवन हो तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ्स। तो कैसे तुमने निकाला, नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या है तुम्हारे, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या है 40 स्लॉट्स। ठीक है, और पैरेलल पाथ कितने हैं 12। ठीक है, तो 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट। ठीक है, तो 12 हो गया। ठीक है, इससे तुम्हारा ये निकल गया। ठीक है, 5 तुम्हें पता है कितना है तुम्हारा, 5 कितना है, हाँ ये तो गिवन। ठीक है, 5 ही गिवन है तुमको। ठीक है, तुम अब इस पे एफ निकाल सकते हो। एफ कैसे निकालोगे, 5 ZN बाय 60 या एन निकालना है हमको, एन निकाल सकते हैं। एन कैसे निकाल, ई इंटू 60 बाय 5Z। 5 हमको पता है, Z हमको पता है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, लगा दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब 4 पोल वाला, इसको भी करके देखना तुम्हारा सो हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर दे दो पहले करना यार, ऐसे नहीं कि नीचे जाके कर दिया। आसान है ये वाला तो आसान है एकदम। ई वो वाला 5ZN बाय वाला लगा दो, 5ZN बाय 60 इंटू पी बाय ए करके। ठीक है, आगे चले। बस ये क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हें दिखाने थे, मैंने तुम्हें दिखा दिए। ठीक है, आई होप, मेरे को लग रहा है कि तुमको समझ में आना चाहिए, और मैंने तुम्हें जितना समझाना चाहिए था वो तो समझा ही दिया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। यूनिट 3 कुछ और डाउट्स हो तो मतलब कि झिझकना मत, ठीक है, गूगल कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगी ये सारे नोट्स मनीष को बोलूं डाल दे, क्योंकि मेनली मेरे को लग रहा है कि तुम्हें ये वाला तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने मतलब कि थोड़े भी चीजें प्रिसाइजली है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है, और छोटे छोटे नोट्स बना लेना ताकि तुम्हें एंड में ना याद रहे। एंड में मैंने भी पता है क्या करा था, एक रजिस्टर लिया था, उसके अंदर ना सारे जो तुम्हारे जितने भी ये कंस्ट्रक्शंस थी ना एक जगह बना ली थी। अब तुम्हें याद हो जाएगा कि भाई किसको किस में क्या लिखना है, तो तुम्हें बस क्या करना होगा, तुम अगर डायग्राम भी देख लोगे तो उसके बाद में तुम्हारे अंदर थ्योरी चल रही है कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा चल जाएगा। उसके बाद क्या करना कि इन सब चीजों को एंड मोमेंट में ना, जैसे सुबह सुबह में देखते हो फिर रात को देखते हो, तो रात को तुम यही करना कि अपने डायग्राम्स को बनाकर देखना और उससे याद करना कि अच्छा लॉन्ग शंट में क्या था ये चीज थी, ठीक है, शॉर्ट शंट में क्या था ये चीज थी, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकूं, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लेना, अच्छा पेपर होएगा। यूनिट 3 बढ़िया लगेगी तुमको, मेरे को लग रहा है यूनिट 3 मैंने बढ़िया से समझा दिया। बाकी अगर कोई भी डाउट लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि अब तुम्हारे डाउट्स हो गए। हाँ, मशीन में हो सकता है थोड़ा बहुत, उसको पर ज्यादा आता भी नहीं यार। स्क्वायरल केज वगैरह तुम थोड़ा और पढ़ लेना, थ्योरी में तुमको ये प्रोवाइड कर दूंगी, इससे थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मेरे को लग रहा है तुम कर लोगे, यूनिट 3 बढ़िया हो जाएगी और टेंशन मत लेना। यूनिट 3 का ये लैब वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, बाय बाय, अच्छा सा करके आना पेपर। ओके, सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आप गीतिका, जैसे आपने यूनिट 3 में पढ़ा था, अब आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 क्या है, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स हमारा ना उसी की तरह होते हैं, डीसी मोटर और जनरेटर की तरह। बस फर्क क्या है, हमारे ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो जिसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते। हमने मशीन्स में क्या पढ़ा था, रोटर, और हमारा एक क्या था, स्टेशनरी पार्ट था।
इधर यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स होंगे, यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट्स होंगे, और यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म्स करेगा वन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर क्या है, बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखो ये करती क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर काम है वोल्टेज को अप डाउन करना, मतलब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो उसमें काम आएगी आपके। ठीक है, सेम वोल्टेज ट्रांसफर करना, अब देखो दो डिवाइस आपकी, तो सेम वोल्टेज ट्रांसफर करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट को अप डाउन करना, ठीक है, सेम क्या नाम कहते हैं, सेम पावर ट्रांसफर करना, मतलब पावर से रिलेटेड होगा या फिर वोल्टेज से रिलेटेड होगा। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये इसके फेराडेज पे काम करती है। फेराडेज लॉ पे पिछली बार ही पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ द फ्लक्स विल कॉज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इन सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब क्या है, अगर E1 में क्या होगा, आपका सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब आप खुद ही, मतलब अपने आप आ रहा होगा। बट जो हमारा सेकेंडरी होएगा, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, उसके अंदर हमारा म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा। ये हमने 12th में भी पढ़ा था। अब हम ये देखो, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये बीच का पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर। ये कभी कभी आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन बताना है या फिर क्या बताना है। ठीक है, तो ये आपका है, आपका ट्रांसफॉर्मर है। ये देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई, जहाँ पे V1 यहाँ पे क्या आएगी, फ्लक्स E1 आएगी, जो कि किससे इंड्यूस होगी, सेल्फ इंड्यूस्ड होगी। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो किससे इंड्यूस्ड होगी, वो म्यूचुअली वो होगी। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है ये कोर, ये जो बड़ा सा पार्ट है हमारा कोर। ठीक है, कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, फिर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ऐसे हमारा बना होता है। वाइंडिंग्स क्या होती है, वाइंडिंग्स मैंने आपको कल बताया था, ऐसे मतलब जैसे वाइंडिंग्स ऐसे वायर लिफ्टिंग होती है, उसे वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, वायर क्या होते हैं, कॉपर करंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्या, अब ये देखो इसमें जो आपका कोर होती है, जब सॉफ्ट आयरन की होती है, या मतलब पता क्या करती है, कोर करती क्या, मैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये आपकी बड़ी सारी चीजों से बनी हुई होती है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो हमारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो भी कोर के कारण ही होते हैं। जैसे कि आपके कौन से लॉस होते हैं, आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस होता है आपका। ठीक है, एक आपका हिस्टेरियस लॉस होता है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया था, ये लीकेज फ्लक्स लॉस होता है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये टाइप्स, अभी हम टाइप्स बताते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज कोर ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज शेल ट्रांसफार्मर। Core transformers are like there are two windings only, two vertical legs like limbs. Okay. और क्या नाम कहते हैं आपके कोर ट्रांसफार्मर क्या होगा कि वाइंडिंग्स अराउंड होगी, कंसीडर पार्ट्स ऑफ स्टील को शेल कोर। ओके, हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा योग से रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या आएगा, आपके लीकेज फ्लक्स रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्टील कोर होगा और हाई वोल्टेज होगी। अभी द अदर हैंड आपका शेल ट्रांसफार्मर क्या होगा कि सराउंडेड बाय मेजर पार्ट्स ऑफ द कोर। यहाँ पे क्या था, कंसीडरेबल पार्ट्स, मतलब कि थोड़े थोड़े पार्ट्स आपके कोर से थे वाइडेड, बट इसमें क्या पूरा पार्ट होगा। ठीक है, रिक्वायर मोर कंडक्टर मटेरियल, इसके अंदर क्या होगा, मोर कंडक्टर मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। ठीक है, एंड हाई वोल्टेज, हाँ, वे लो वेरी वाइडिंग एंड आर वाउंड ओवर कंट्रोल लिप्स एंड आर इन हैंड। हाँ ठीक है, समझ जाओ। वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय कोर, वाइंडिंग्स हमारी किससे सराउंडेड होगी, कोर से। ठीक है, कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। ठीक है, रिक्वायर्स लेस इंडक्शन, ये क्या, रिक्वायर्स मोर इंडक्शन। इसको छोड़ दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोज थ्रू द इंटायर कोर। जो हमारा कोर टाइप है उसके अंदर क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरे कोर में करेगा। तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट भी होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा शेल टाइप होता है उसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स फ्लोज थ्रू द योक। ठीक है, इसमें क्या था, कोर में क्या था कि आपका, ये देखो मेरा एरो दिख रहा है आपको, हाँ, तो इसमें क्या था कि हमारा पूरा का पूरा ही करंट फ्लो करता, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा था, इस कारण मैग्नेटिक सर्किट बन जा रहा था वो पूरा। बट ऑन द अदर हैंड शेल टाइप क्या होता है कि हमारा हाफ ऑफ द फ्लक्स ही फ्लो करेगा। ठीक है, जिसके देखो हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स फ्लोज थ्रू द योक एंड आउटर लिप, दैट इज देयर आर टू मैग्नेटिक सर्किट्स। हाफ हाफ कर रहा है तो कितने सर्किट हो गए हमारे पास, टू। तो टोटल फ्लक्स ओनली फ्लोज इन सेंट्रल लिप, तो टोटल फ्लक्स किस पे फ्लो करेगा, सेंट्रल लिप में।
इट इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड लो पावर एप्लीकेशन। और ये क्या है, और दे देना ये किसमें होगा, हाई वोल्टेज और हाई करंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ऐसे बनता है, ये रहा एक, ये रहा, ये देखो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। आगे चलते हैं। हाँ, अब इक्विवेलेंट सर्किट। पहले तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट को ना फुल लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। कभी कभी ना आ जाते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर दिखाओ ट्रांसफार्मर का। तो पहले तो ये देखो कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द, ये देखो एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, कि मेजोरिटी ऑफ द मतलब कर जाए। हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने को आप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कम से कम लॉस में वो हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा 100% कर जाएगा, उसी को ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि 100% कर ही नहीं सकता, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे इसमें लॉसेस होते हैं, जैसे लॉसेस क्या हो गया, मैंने आपको ऊपर बताया, कोर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस क्या हो गया, हिस्टेरियस लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, ओमिक लॉस हो गया, ये सारे लॉसेस होते हैं हमारे। ठीक है, ये देखो परमेबिलिटी, देखो 100% परमेबिलिटी और इनफाइनाइट परमेबिलिटी, ये चीजें आपकी आइडियल ट्रांसफार्मर में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए कि कोर लॉस नहीं होना चाहिए, ओमिक लॉस नहीं होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स का लॉस नहीं होना चाहिए, 100% परमेबल होना चाहिए। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, एच क्या होता है हमारा मैग्नेटिक वाला जो होता था। फिर आई एम क्या है, इसका जो आई एम है हमारा, ये जो करंट है हमारा मैग्नेटिक करंट, वो क्या होना चाहिए, आई नॉट साइन फाइव होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये रहा तुम्हारा आइडियल ट्रांसफार्मर, ये है तुम्हारा आइडियल ट्रांसफार्मर। इसको बनाने को वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लॉसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है लॉसेस का पहला कौन सा लॉस है, कोर लॉस। ठीक है, कोर गेट सब्जेक्टेड टू ऑल फ्लक्स। ठीक है, मतलब कि कोर के अंदर मतलब थोड़ा लॉस भी कह रहा होगा तो उसे कोर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस में क्या हो गया, वेंडिंग में जो करंट कैरी कर रहा था जो उसमें लॉस हो गया, उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। ये अब कोर लॉस तुम्हारा होता है किसके कारण है, ठीक है, ड्यू टू ऑल फ्लक्स सेटअप इन द मैग्नेटिक केस ऑफ ट्रांसफार्मर इट अंडरगोज अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखो अब तुम्हारा ट्रांसफार्मर है तो एक बार वो मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, ऐसे चलता जाएगा, साइकिल चलती जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि एनर्जी का लॉस, मतलब तुम्हारे ये इसके कारण फ्लक्स का लॉस होता है, ऑल्टरनेट फ्लक्स बढ़ता जाता है, तो इसके कारण फ्लक्स का लॉस होता है, इसको बोलते हैं कोर लॉस। ठीक है, अब इसके अंदर जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम बोलते हैं हिस्टेरियस लॉस। हिस्टेरियस लॉस का ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला, समझ लो कुछ भी समझ लो, हिस्टेरियस लॉस निकालने का तुम्हारा होता है क्या होता है, के एच इंटू बी एफ वी। ठीक है, के एच क्या तुम्हारा ये देखो हिस्टेरियस कांस्टेंट, बी एफ क्या मैक्स फ्लक्स डेंसिटी, एफ क्या फ्रीक्वेंसी और वी क्या वॉल्यूम। एडी करंट लॉस का क्या होगा, देखो हिस्टेरियस में क्या के एच हो गया, के एच क्या होगा हिस्टेरियस करंट कांस्टेंट, ऐसे एडी करंट में क्या होगा के ई हो जाएगा, कि ई क्या दिखा रहा है एडी करंट का लॉस। फिर बी एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे बस टी ऐड हुआ है और स्क्वायर लग गए यार। ठीक है, के ही क्या है एडी करंट कांस्टेंट, हमारा एफ तो फ्रीक्वेंसी ही, और टी इज हमारा थिकनेस ऑफ द कोर, हमारे कोर कितना थिक है। आगे कोर लॉस इज आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट लॉस। कोर लॉस को ना कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो फ्लक्स का लॉस होता जाता है ना वो कॉन्स्टेंटली लॉस होता जाता है। आयरन लॉसेस बाय यूजिंग हाई ग्रेड कोर मटेरियल्स। अब जो ये लॉसेस है इसको कभी तो हमें कम करना पड़ेगा, हमें अगर एफिशिएंसी की तरफ जाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई ग्रेड कोर मटेरियल्स यूज करते हैं। आगे चलते हैं, कॉपर लॉस जो हमारा होता है, अब हम कॉपर लॉस को पढ़ेंगे। कॉपर लॉस किसके कारण होते हैं, कॉपर लॉस हमारा करंट के वेस्टेज के कारण होता है। ठीक है, कॉपर लॉस हमारा करंट और क्या कहते हैं ड्यू टू फॉर्म्स, देखो ड्यू टू पावर वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हमारा जो कॉपर लॉस होगा किसके कारण होगा, पावर वेस्टेड के कारण होगा। पावर हमारी किस पर डिपेंड करती है, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर पावर डिपेंड करती है। तो अब आपका क्या होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी से हमारी रेजिस्टेंस लॉस होगी उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, तुम्हारा कॉपर लॉस डिपेंड करेगा। तो कॉपर लॉस तुम कैसे निकाल सकते हो, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का जो तुम्हारा लॉस हो रहा है उनको प्लस करो, तुम्हारे कॉपर लॉस पता चलेगा, इजी। क्या हमने कर दिया, कॉपर लॉस क्या होगा, आई स्क्वायर आर वन प्लस आई स्क्वायर आर टू, तो इससे हमारा कॉपर लॉस निकल गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल लॉस क्या होगा कि आयरन कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस।
तो हमें पता है हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मर, उसका टोटल लॉस निकालना है। हम टोटल लॉस कैसे निकालना है, अभी हमने ऊपर आयरन या फिर कोर लॉस पढ़ा, उसमें कॉपर लॉस प्लस कर दो, तुम्हारा क्या देगा, टोटल लॉस आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज व्हेन ऑन फुल लोड, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन हम कैसे पता करेंगे, जब हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, तो इससे होगा। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, 3-4 नंबर में आ जाता है। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100, ठीक है। इसके अंदर E2 क्या है हमारी, E2 हमारे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। और नो लोड, जब लोड नहीं है, और V2 ऑन दी अदर हैंड क्या है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑन गिवन लोड। मतलब हमें जितना हमें दे दिया उतने पे कितना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, हमको तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा परसेंटेज आर निकालना है जब तुम्हारा फुल लोड पे, ऐसे मतलब कि ये वाला फॉर्मूला भी तुम लगा सकते हो जब तुम्हारे पास चीजें नहीं है, तो क्या निकालोगे, I2 R2E cos 5 प्लस I2 X2E sin 5 इंटू 100, ठीक है। अब इसको देख लेना क्या होता है, I2 तुम्हारा क्या होता है कि फुल लोड होता है सेकेंडरी करंट में, V2 क्या होता है नो लोड होता है, और R2E क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी, X2E क्या होता है रिएक्टेंस इन सेकेंडरी, और cos फाई क्या होगा, लीड पावर फैक्टर होगा। cos मतलब तुमने पढ़ा था ना कि वो चेंज होता है, फेज चेंज होते हैं, वो चीज है, ठीक है। पावर आउटपुट, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ईटा निकालेंगे। ईटा क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन में हाँ पावर आउटपुट अपॉन पावर आउटपुट प्लस P1 प्लस PCU, PI प्लस PCU। यहाँ पे तुम्हारा PCU क्या है, PCU है तुम्हारा वो तुम्हारा जो लॉस हुआ था ना ऊपर, कॉपर का लॉस हुआ है तुम्हारा, कॉपर लॉस। और PI तुम्हारा क्या है, पावर इन क्या नाम कहते हैं तुम्हारा, आयरन लॉस, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ ठीक है। पावर आउटपुट पावर इनपुट करा, पावर इनपुट तुम्हारी ऐसी आएगी, पावर आउटपुट क्या निकलेगी, V2 I2 cos 5, ईटा निकाल सकते हो तुम लोग, I स्क्वायर R2E करके, जैसे तुम्हारा निकल जाएगा। तो तुम्हारा एन क्या निकालता है, तुम्हारा एक्चुअल लोड अपॉन में फुल लोड, ठीक है। परसेंटेज ईटा के लिए वोल्टेज रेटिंग cos 5 अपॉन में वोल्टेज रेटिंग cos 5 प्लस PI I स्क्वायर R2 इंटू 100 अब एक क्वेश्चन है कि वाई ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड केवीए नॉट किलोवोल्ट, ठीक है। किलोवोल्ट एम्पियर में हम करते हैं बट किलोवाट में नहीं करते, क्यों, ठीक है। दे डू नॉट कंज्यूम, देखो ट्रांसफॉर्मर आर बेसिकली यूज्ड टू चेंज द वोल्टेज लेवल फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा ऊपर पड़ा क्या करता है, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए काम आता है, इंक्रीज करने के लिए ज्यादातर काम आता है, जैसे बोलते हैं ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा था 12th में, तो इसके लिए काम आता है वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए। तो प्राइमरी साइड के वोल्टेज को सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से अप डाउन करने के लिए काम आता है। तो ये क्या होता है, दे डू नॉट कंज्यूम एनी पावर, बेसिकली वी कैन से ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिर्फ क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। When manufacturer designs a transformer, he knows about the voltage rating of both primary and secondary transformer, and he also knows the current through its winding. But he does not have any knowledge about power factor of the load. This is because we do not know that which load is going to connect with the transformer and what will be its power factor. ठीक है, जैसे तुम्हारा ये तुम सब मतलब कि इसलिए ना हमें जब पावर तुम्हारी वोट में कैलकुलेटेड होती है, तो हम किलो वोट में क्यों कैलकुलेट करेंगे जब हमको शुरू से ही पावर नहीं पता। तो उसको क्या क्या पता है तुम्हारा सेकेंडरी और उसका करंट पता है, वोल्टेज पता है, सब पता है उसको। तो इसलिए हम किसमें हम उसको रेट करते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि हमें करंट पता होता है, पावर नहीं पता होती, इसलिए। अब ये देखो, ये तुम्हारा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और ये क्या है तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि तुम्हारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था काफी E1 by E2 क्या मैंने, हाँ देखो रहेगा, देखो ट्रांसफॉर्मर रेशियो रहेगा। हाँ, इसके अंदर अभी हम ऊपर ही पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या था तुम्हारा, E1 by E2 N1 by N2 I2 by I1 V1 by V2 को हम क्या कहते हैं 1 by K के इक्वल रख देते हैं। मतलब क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाता है इससे।
ठीक है, अब हम इसका नीचे आते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं। हाँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सिंगल फेस होता है, तो इसके अंदर करंट का नहीं हम करते, इसके अंदर डायरेक्ट हम E1/E2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू K पुट कर देते हैं, उसके अंदर हम 1/K पुट करते हैं, यहाँ पे हम K पुट करते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है, V2I2 अपॉन में V2I2 माइनस I1 रखते हैं। ठीक है, आउटपुट वाला मैंने बताया था वैसे ही होगा। अच्छा, स्टेप अप के लिए स्टेप और स्टेप डाउन में कोई फर्क, स्टेप अप और स्टेप डाउन में फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। जो तुम्हारा स्टेप डाउन है वो क्या होता है, सेकेंडरी में वर्क करेगा, तो क्या आ जाएगा V2I2। और यहाँ पे क्या है, तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, 2 से 1 पे जा रहे, 1 से 2 पे जा रहे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्राइमरी में वर्क करेगा, तो इसलिए V1I1 अपॉन में V1I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 क्या है, हमारा स्टेप अप है, तो मतलब I1 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। एडवांटेजेस क्या होता है, रिक्वायर्ड लेस वाइंडिंग मटेरियल देन टू वाइंडिंग। ठीक है, सेम कॉपर से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कॉजिंग सीरियल जैम है। ठीक है, कि दोनों वोल्टेज को सेम सेम कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, यूज टू ऑब्टेन कॉन्टिन्यूअस एसी वोल्टेज, बूस्टिंग एसी बेस बाय स्मॉल अमाउंट। ये तुम्हारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इतना आता तो नहीं है वैसे, मैं बोल तो नहीं सकती, एक ही साल पेपर दिया है। मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसफॉर्मर रेटेड के लिए, ये ना एक बार देख लेना, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये बटन ना तुमने 12th में पढ़ा होगा, मेरे को जितना याद है, तुमने पढ़ा था। आगे चलते हैं अभी हम। अब ना तुम्हारा जो यूनिट 4 है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तुम्हारा होता है ट्रांसफॉर्मर और दूसरा तुम्हारे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तुम्हारे 2 टाइप्स में। पहले तो इंस्ट्रूमेंट होते क्या, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं या फिर कुछ भी मेजर कर सकते हैं, वो तुम्हारा होता है कि क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गई, एनर्जी, कुछ भी मेजर करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप्स में डिवाइडेड होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम ज्यादा पढ़ेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में भी टाइप्स का होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आ जाते हैं, कभी कभी तो तुम्हारे 5-5 6-6 नंबर में आ जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमें आया था। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते तुम्हारी। ठीक है, और जो तुम्हारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग तो देता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ना तुम्हारे उसकी तरह होते हैं, जैसे तुमने वर्नियर कैलिपर वगैरह करा होगा, तो मतलब करके आ जाते हैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हारा वो वैल्यूज आ जाती है, बट तुम्हें बार बार थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब तुम्हारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से मेनली हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या, एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद अ पॉइंटर विच इंडिकेट्स ऑन अ स्केल। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा है, मैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारा कोई पॉइंटर होगा जो कि वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये किससे होता है, तुम्हारा पॉइंटर से होता है, ऐसे ऐसे तुम्हारा पॉइंटर लगा होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है, तो उससे पता चल जाता है। आगे चलते हैं। जैसे अब तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, जो तुम्हारे टॉर्क को करने के लिए काम आता है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर फ्रॉम इट जीरो पोजीशन, और फोर्स इज एल्सो व्हिच इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। A system which produces deflecting force is known as deflecting system. ये तुम्हारा होता है deflecting. Generally, a deflecting system converts electrical signal to mechanical forces. ये बात याद रखना। जो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल कन्वर्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मैकेनिकल फोर्स। ये तुम्हारा ये है तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। ये देखो ये पॉइंटर बना हुआ है, ये ऐसे 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 घूमेगा। ठीक है, ये तुम्हारा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या लगा रखे, स्प्रिंग्स लगा रखे हैं, स्पिंडल लगा रखा है। ओके, कंट्रोलिंग, ये देखो कंट्रोलिंग टॉर्क का ये बता रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। और तुम्हारा टॉर्क क्या होगा, तुम्हारा लिमिट करेगा तुम्हारे पॉइंटर को घूमने के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इज यूनिक एंड इज ऑलवेज सेम फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क इनेबल्स टू प्रिवेंट ऑस्किलेशन ऑफ मूविंग सिस्टम। ठीक है, जो तुम्हारा मूविंग सिस्टम है ना उसके ऑस्किलेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, एंड मेक्स द लेडर और पॉइंटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। तो तुम्हारा घूमने वाले मतलब कि हवा वगैरह चल रही है, डैम्पिंग टॉर्क हो रहा है,
तो जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गई, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गई, एडी करंट डैम्पिंग हो गई। तो इसके लिए तुम्हारा क्या आता है, डैम्पिंग टॉर्क आता है, जो कि तुम्हारा रिड्यूस करता है तुम्हारे ऑस्किलेशंस को, ताकि वो एक्यूरेट रीडिंग दे सके। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ऐसे होता है तुम्हारा, यहाँ पे एयर चैम्बर, यहाँ पे एयर चैम्बर बना होता है, ये पिस्टन होती है, ये तुम्हारा पॉइंटर होता है, इससे होता है क्या। दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड वेरी चीप, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी परमानेंट मैग्नेट, इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज होता। इट कैन बी इजीली मेंटेन हो सकता है, ठीक है। इट कर, हाँ ये तो तुम समझा ही दोगे कि ये एयर चैम्बर है, ऐसे थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता दिया। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग तुम्हारी ऐसी होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है, फ्लूइड अपने आप पता चल रहा है पानी के अंदर होगा या फिर ऑयल के अंदर होगा। जैसे ऑयल है, ये डिस्क है, ये मूविंग सिस्टम है, इसका भी सेम होगा। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन डैम्पिंग। द ओनली डिफरेंस इज दैट पिस्टन इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड ऑयल और हाई विस्कोसिटी, मतलब कि ऐसे हाई विस्कोसिटी में डाला जाता है ताकि हमारी डैम्पिंग को रोक सके। इट प्रोवाइड इफेक्टिव डैम्पिंग एंड कंपेयर टू एयर फ्रिक्शन टाइप द ऑयल यूज्ड सर्व्स टू पर्पस। एयर तुम्हारा जो ऑयल यूज हो रहा है, चाहे वो हाई विस्कोसिटी वाली कोई भी चीज हो, या हनी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, वो करेगा क्या कि एक तो डैम्पिंग अवॉइड करेगा और दूसरा क्या करेगा, हीट डिसिपेशन भी रोकेगा, ठीक है। आगे चलते हैं एडी करंट डैम्पिंग। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोन, ठीक है। वी नो दैट व्हेनेवर अ कंडक्टर cuts the magnetic flux or whenever there is a rate of change of magnetic flux and EMF is induced according to Faraday's law। हमें पता है कि फ्लक्स आता है तो करंट इंड्यूस होता है, ये सारी अभी ऊपर पड़ी थी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोन। वी नो व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स और व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ कब इंड्यूस, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं तुम्हारा क्या होता है, इट इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग कंपेयर्ड टू अदर मेथड। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर मूविंग कॉइल एंड इंडक्शन टाइप मूवमेंट। ये ना तुम्हारा आ जाता है कि मूविंग कॉइल और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करो। इट कैन बी यूज्ड इन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। ये होता है तुम्हारा एडी करंट डैम्पिंग। परमानेंट मैग्नेटिक होगी, एक पॉइंटर यूज होगा। मूविंग आयरन सिस्टम पढ़ते हैं, ये ना आ जाता है मूविंग आयरन सिस्टम। पहले तो मैं डायग्राम दिखा दूं, ये रहा मूविंग आयरन सिस्टम। यहाँ पे ये ऐसे फिक्स्ड कोर पड़ी हुई है, ये तुम्हारा ये पिवट है, ये पॉइंटर है तुम्हारी, ये तुम्हारा स्केल है, ठीक है। ये मूविंग आयरन है, ये तुम्हारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गई, यहाँ पे बैलेंस वेट हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग हो गई कंट्रोल करने के लिए। ये तो हर जगह होगी, स्प्रिंग्स होगी कंट्रोल करने के लिए। देखो 2 जगह है स्प्रिंग्स, ये तो तुम बना लोगे, है ना। मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है क्या। पहले तो तुम इसको ना थोड़ा समझा देना कि मूविंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है और सब क्या होता है। मूविंग आयरन सिस्टम कॉमनली हटाओ, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं तुम्हारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। अट्रैक्शन के टाइप क्या होती है, इन विच शीट ऑफ सॉफ्ट आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ सॉलिड, मतलब क्या है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की होती है। रिपल्शन टाइप में क्या होता है, 2 पैरेलल रोड्स और स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। अट्रैक्शन अभी हम पढ़ते हैं अट्रैक्शन टाइप के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, द मूविंग आयरन फिक्स्ड टू स्पिन। इसको कंस्ट्रक्शन में ना ये समझा देना कि ये ऐसे लगा हुआ होता है, ये ऐसे लगा हुआ होता है, प्रिंसिपल बनाते हैं। द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द फिक्स्ड कॉइल। हाँ, जो तुम्हारा अब प्रिंसिपल में बात करते हैं, जो तुम्हारा द करंट इज टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द फिक्स्ड कॉइल। ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, ओके। As the current flows through the fixed coil, a magnetic field is produced. करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। By magnetic induction, the moving iron gets magnetized. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगी। The north pole of the moving coil is attracted by the south pole of the fixed coil. The deflective force is produced due to force of attraction. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिक तुम्हारा क्या है, डिफ्लेक्टिव फोर्स इंड्यूस हुआ। Since moving iron is attached with spindle, the spindle rotates and the pointer moves over the calibrated scale. But the force of attraction depends on current flowing through the coil. मतलब जो हमारा यहाँ से करंट फ्लो होएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज के कारण क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो साउथ से अट्रैक्ट होना चालू होगा। अट्रैक्ट होना चालू होगा तो तुम्हारा क्या होगा, स्केल तुम्हारा, ये स्पिंडल तुम्हारा हिलना चालू होगा, ठीक है। स्पिंडल हिलना चालू हुआ तो पॉइंटर हिलना चालू होगा, स्केल तुम्हारा कैलिब्रेटेड होगा, तो इससे तुम्हारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। अब रिपल्शन टाइप पे पढ़ते हैं। रिपल्शन टाइप तुम्हारा ऐसे दिखता है, ये देखो, ये तुम्हारा रिपल्शन टाइप, ये ओके। देखो
क्या? अब देखो इसका इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। When current flows through the coil, a magnetic flux is produced by it. So both fixed iron and moving iron are magnetized with same polarity. यहाँ पे क्या था, अदर पोलैरिटीज हो जाती थी, वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होना चालू हो जाता। यहाँ पे सेम पोलैरिटी से हमें मैग्नेटाइज हो जाएगी। Since they are kept in same magnetic field, similar poles of fixed and moving iron gets repelled. Same magnetic fields में है और सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्शन चालू हो जाएगी। Thus, the deflecting torque is produced due to magnetic repulsion. तो इसके कारण यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण मैग्नेटिक रिपल्शन के कारण। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मूविंग आयरन। टॉर्क इक्वेशन क्या होती है तुम्हारी, ये होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होती है, एफ। देखो ये ना तुम्हारी किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी जो टॉर्क इक्वेशन है ये तुम्हारी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एच पे और पोल ऑफ द स्ट्रेंथ पे। जब क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इनटू एच। ठीक है, और एच तुम्हारा किस पर डिपेंड करेगा, करंट पे, क्योंकि तुम्हारा एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, जब तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस कैसे होगा, जब फ्लक्स का चेंज होगा। वही सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, कैन बी यूज्ड इन बोथ डीसी एज वेल एज एसी सर्किट। ठीक है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, पोजेसेस हाई ऑपरेशन टॉर्क होता है, कैन विथस्टैंड ओवरऑल momentally. ठीक है, stationary parts are and the moving parts of the instrument are simple, so they are cheapest. ठीक है, एडवांटेजेस क्या होगा, स्केल्स आर नॉट यूनिफॉर्म, मतलब वही थोड़े जो तुम्हारे बेसिक्स होते हैं ना वही लिखा रहा। अब तुम्हारे करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये भी तुम्हारा आ सकता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये ना 6-6, 7-7 नंबर में आ जाती है चीजें। देखते हैं कौन कौन सी चीजें आ सकती है। हाँ, ठीक है, ये 2-2-3 चीजें आ जाती है परमानेंट मैग्नेट कॉइल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, तुम्हारी एक्यूरेट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। किसको मेजर करने के लिए, डीसी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए। ये बात लिखा ना पेपर में कि डीसी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए किसको यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट कॉइल को। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द करंट फ्लोज थ्रू स्प्रिंग कॉइल मूविंग कॉइल। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, when DC supply is given to moving coil, DC current flows through it. When the current carrying coil is kept in magnetic field, it experiences a force. This force produces a torque and former rotates. The pointer is attached with the spindle. When the former rotates, the pointer moves over the calibrated field. When the polarity is reversed, a torque is produced in opposite direction. The mechanical stopper does not allow the deflection in the opposite direction. Therefore, the polarity should be maintained with permanent magnetic instrument. If AC is supplied, a reversing torque is produced. This cannot produce a continuous deflection. Therefore, instrument cannot be used in AC. देखो क्या बोल रहा है कि अब हम इसको एसी में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जो एसी का सप्लाई होता है उसमें क्या होता है, रिवर्सिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। रिवर्सिंग टॉर्क का प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, तो इसके कारण हमें एक्यूरेट वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए एसी में नहीं होता। पर तुम्हारे डीसी में होती तो तुम्हारा द फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन अ टॉर्क एंड फॉर्मर रोटेट्स। ये देखो फॉर्मर का है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट है, ये तुम्हारा ज्वेल बियरिंग है, यहाँ पे मूविंग कॉइल है। ये मूविंग कॉइल में जब फॉर्मर तुम्हारा रोटेट होना चालू होता है, तुम्हारा करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस के कारण क्या होता है, तुम्हारा स्केल कैलिब्रेट हो रहा है। स्केल क्या होता है, तुम्हारा ये पॉइंटर क्या होता है, स्केल पे घूमना चालू हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा व्यू मिलना चालू हो जाता है, क्या कहते हैं, एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चालू हो जाती है। इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, टॉर्क रेट इज हाई, पावर कंजप्शन लेस होती है, स्केल इज यूनिफॉर्म, डैम्पिंग इज वेरी इफेक्टिव। डैम्पिंग कहते हैं तुम्हारी बहुत बढ़िया आ जाती है। सिंस ऑपरेटिंग फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे फील्ड इज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। रेंज हम बढ़ा सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या होगा, हम एसी में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डीसी में यूज कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत हाई होती है इसकी। ठीक है, एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं इसमें, और फिक्सर टेम्परेचर एरर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखो हाँ,
हाँ ये हमने पढ़ा था ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैसे निकालते हैं, ये हमने जेई के टाइम भी पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। मेरे को तो याद है, मैं तो ऐसे करती थी, डिब्बा से याद करती थी, NIBA से। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाता है, तुम भी याद कर सकते हो डिब्बा से, NIBA से। तो तुम्हारी बाकी चीजें तो गिवन होगी, बाकी तुम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाल सकते हो इस चीज। आगे चले, अब दूसरा पढ़े। दूसरा क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, परमानेंट मैग्नेट कॉइल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर। अब पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सारी चीजें को उसके होएगा, यूज होएगा मेजर करने के लिए, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तुम्हारा पावर हो गई, जो भी चीजें हो गई। कि इसमें फर्क क्या होता है, इज दैट परमानेंट मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, वहां पे क्या था, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे थे, कागज तुम्हारी दिखाती है, देखो यहाँ पे क्या है, परमानेंट मैग्नेट यूज करने। अब क्या है यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, ज्यादा फर्क है ही नहीं दोनों में। ये देखो प्रिंसिपल, बट करंट फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड कॉइल, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल से करंट प्रोड्यूस हुआ, फिक्स्ड कॉइल से करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुई। ठीक है, whose flux density proportional to current through the fixed coil. The moving coil is kept in between the fixed coil. When the current passes through the moving coil, a magnetic field is produced by coil. The magnetic poles are produced in such a way that torque produces on moving coil. This instrument works on AC and DC both. ठीक है, when AC voltage is applied, alternate current flows through the fixed coil and moving coil. When the current is fixed, coil reverse, the current in the moving coil also reverse. Torque remains in same direction since the current I1 and I2 reverse simultaneously. This because fixed and moving coils are either connected in series or parallel. ठीक है, ये बहुत आसान क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, एक सीधा जाए तो एक उल्टा जाएगा, तो इसके कारण क्या है कि AC DC दोनों में वर्क कर जाता है। तो ये तुम्हारा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला मैंने तो देखो नहीं देखा आया हुआ, पर क्या पता आ जाए, किस्मत का कुछ नहीं पता, तो इसको भी थोड़ा बहुत बता देना। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये लिखा ना कि AC/DC में दोनों में यूज हो सकता है, और थोड़े बहुत वही ऊपर वाले लिखा ना, चीपर वगैरह, ये चीजें तो हर जगह होती है, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं पे एडवांटेजेस लिखने, यही लिख के आओ, सेम कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। मुझे अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए, जितना आना चाहिए पेपर से एक दिन पहले, भाई कितना पढ़ोगे। ठीक है, बस हो गया, आराम से पेपर दे के आना। ES का पेपर आता है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है मुश्किल, कोई बात नहीं, शांति से दिमाग शांत करके पढ़ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ES का पेपर मेरा भी मतलब ठीक ही गया था, ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ ES का पेपर थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने तो ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बताए थे, तो मेरे नंबर अच्छे आ गए थे। ठीक है, तो तुम लोग भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे ध्यान देना, अच्छे से देखो। ऊपर का जो वो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, वो हमें करने ही होते हैं क्वेश्चन, उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हें करके ही आना पड़ेगा। बट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में इतना तो तुम इतना बेसिक्स आते हैं कि तुम लिखाओगे। बाकी जो तुम्हारे ये होते हैं ना ऑप्शनल वाले नीचे, यूनिट 4 में आके, यूनिट 3 में आके, यूनिट 1, 2 में भी होते हैं, तो इसमें क्या करना है कि वही क्वेश्चन चूज करना है जिसको तुम लिख सको। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आया है, कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आया है, बट तुम्हारा क्या है यूनिट 3 में, मान लो तुम्हारा एक आया क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ मान लो कि न्यूमेरिकल पार्ट्स है, उसके अंदर 5-6 न्यूमेरिकल पार्ट्स है, और एक क्वेश्चन गिवन है 12 मार्क्स का, हाँ 8 मार्क्स का मान लो, चलो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड उसको और में जो क्वेश्चन है तुम्हारा और में कह रहा है कि कोई भी वो बना दो, मोटर बना दो, जनरेटर बना दो, ठीक है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बना दो, तो तुम उसको प्रेफर करोगे ना, या फिर उसको प्रेफर करोगे जिसमें तुम्हारे गलत होने के चांसेस है। तो इसलिए ऐसी जगह पे जाना जो तुम बना सको, जो तुम पहले क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना, फिर सोचना कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए शांति से पेपर देना, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया होएगा पेपर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरे को लगता है तुम्हें अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, थैंक यू सो मच।